देखिए हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे और इसके आगे हम लोग आज पढ़ेंगे। ये भी पढ़ चुके हैं। ये क्या है? रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं को लिखें। रासायनिक समीकरण जब लिखते हैं तो क्या क्या सूचना हमें मिलती है। देखिए पहला क्या है कि रासायनिक समीकरण से पदार्थों का पता चलता है। रासायनिक समीकरण लिखने से क्या होता है, हमें उस कौन सा पदार्थ है उसका पता चलता है। दूसरा क्या है, रासायनिक समीकरण से परमाणुओं की संख्या का पता चलता है। बोला गया है कि रासायनिक समीकरण को लिखने से क्या होता है, उसकी संख्या जो परमाणु संख्या होती है, एटम नंबर जो होती है उसका पता चलता है। नंबर 3 में है उसकी अणुओं की संख्या का पता चलता है, यानी कि उसमें कितने अणु, उस परमाणु में कितने अणु हैं उसकी पता चलता है। उसके बाद में है कि इस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के द्रव्यमान का पता चलता है, यानी कि उस अभिक्रिया में जो भाग ले रहे हैं उसका द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान क्या है उसका पता लगता है। उसके बाद में है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के मोलों यानी कि एवोगाड्रो संख्या, क्या बोलते हैं इसको, एवोगाड्रो संख्या की पता में लग जाता है। किससे? रासायनिक समीकरण से क्या सूचना मिलती है, एक पदार्थों की मोलों की संख्या प्राप्त हो जाती है। छठा क्या है, रासायनिक समीकरण से अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ के गैसीय आयतन, माने गैसीय आयतन का मतलब क्या हुआ, अगर वो पदार्थ अगर गैस है, वो पदार्थ अगर गैस है उसका आयतन का पता मुझे लग जाता है इस समीकरण से। देखिए नेक्स्ट, आज हम लोग को यहां से पढ़ना है। कहां से पढ़ना है? यहां से। और ये क्वेश्चन जो है बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है कि यानी इतना बार इसको पूछा गया है कि कहना मुश्किल है ना। इसको आप लोग देख लीजिएगा। एक लोहे की वस्तुओं को हम क्यों पेंट करते हैं, कहने का मतलब हुआ कि लोहा की कोई वस्तु अगर है उसको हम लोग पेंट क्यों करते हैं, क्योंकि उसको जंग लगने से बचाने के लिए हम उसको पेंट करते हैं। यहां लिखे हैं कि जब लोहा के वस्तु पर पेंट चढ़ाया जाता है तो जब लोहा की वस्तु जो होती है उस पर जब हम पेंट चढ़ाते हैं तो लोहा का संपर्क ऑक्सीजन गैस और जल से टूट जाता है। क्योंकि मान लीजिए ये लोहा है, मान लीजिए लोहा है, इस पर हम पेंट कर दिए, कलई कर दिए, है ना, तो इस पर कलई कर दिए, इसमें जो है ऑक्सीजन का संपर्क नहीं हो पाएगा, क्योंकि लोहा का संपर्क ऑक्सीजन से इसलिए नहीं होगा क्योंकि पेंट है, वो संपर्क करेगा पेंट से, और जब तक पेंट खत्म नहीं होगा तो लोहा से संपर्क वो नहीं कर पाएगा, तो जल भी इसे प्रवेश नहीं कर पाएगा जब तक कि पेंट उड़ेगा नहीं, तब तक क्या होता है। उसके बाद और लोहे पर ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड, मतलब कि अगर ऑक्सीजन या जल से संपर्क होता तब ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड परत जम जाता, जिसको हम लोग जंग बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जंग बोलते हैं। अगर संपर्क हो ही नहीं पाया तो क्या हुआ, ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड का परत जमा नहीं हो पाया, क्या हुआ, परत जमा नहीं हो पाता है एवं लोहा का संक्षारण नहीं हो पाता है। क्या हुआ कि लोहा का जो संक्षारण होते हैं, मतलब लोहा पर जंग नहीं लगता, लोहा पर जंग नहीं लगता है। अतः लोहे से बने वस्तुओं के संक्षारण रोकने के लिए, माने लोहा से बने कोई भी वस्तु है उसको सुरक्षित रखने के लिए, संक्षारण से बचाने के लिए, है ना, क्या करते उस पर पेंट किया जाता है। तो क्या करते हैं, पेंट करते हैं, क्या करने के लिए, संक्षारण से बचाने के लिए, जंग से बचाने के लिए उस पर पेंट किया जाता है। ठीक है, आशा करता आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। समझिए, तेल मतलब जो तेल से बनने वाली जो खाना है, जो भोजन है, या फिर जिसमें वसा होती है, उसको जब तक हम नाइट्रोजन में अगर नहीं रखेंगे तो वो भोजन खराब हो जाएगा। इसीलिए देखिए, आप लोग देखे होंगे जब कुरकुरे खाते हैं, कुरकुरे वगैरह जब खाते हैं हम लोग, जब बहुत ऊंचा होता, खुला हुआ होता है ना, क्यों, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन गैस भरा हुआ है कि भोजन खराब ना हो, भोजन खराब ना हो, दुर्गंधित ना हो। देखिए यहाँ पे लिखे हैं तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन की उपस्थिति में रखा जाता है। क्यों?
क्यों रखते हैं? क्योंकि खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है, क्योंकि अगर वहां पे नाइट्रोजन है वहां पे ऑक्सीजन नहीं जाएगा। जब वहां पे नाइट्रोजन है तो ऑक्सीजन जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। जब ऑक्सीजन नहीं जाएगा, और जब तक ऑक्सीजन नहीं जाएगा भोजन में, भोजन खराब ही नहीं होगा, भोजन खराब ही नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ, और वह सुरक्षित रह जाता है। क्यों सुरक्षित रहता है? क्योंकि वहां पे नाइट्रोजन गैस भरा होता है, इसलिए वो सुरक्षित होता है। जब तक वो ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं जाएगा तो खराब नहीं होगा, इसलिए वहां नाइट्रोजन गैस होता है तो वो सुरक्षित रह जाता है। इसलिए वसा एवं तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। क्या समझ में आ गया सबको? ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला है कॉपर सल्फेट के विलयन में, यानी कि CuSO4 के विलयन में, यानी कि इसके घोल में लोहा का एक टुकड़ा डाल देने पर, मतलब कि इसमें एक लोहा का टुकड़ा हम डाल दिए, है ना। Fe क्या होता है? लोहा होता है। लोहा का एक टुकड़ा डाल दिया तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? बोला गया विलयन का रंग जो होता है वो अलग कलर का हो जाता है। क्यों? कारण क्या है? देखिए, जब लोहे की कील को, या लोहे की कोई वस्तु है या कील है, मान लिया कील है या कोई वस्तु है, वस्तु को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो वह भूरे रंग का हो जाता है। कौन भाई? जिस विलयन में उसको लोहा का कील डुबाया है, वो जो विलयन था, देखिए मान लिया कॉपर सल्फेट का ये विलयन है, इसमें लोहा को हम डुबाए हैं, तो ये डुबाने के बाद दोनों क्या करेगा? रिएक्शन करेगा। क्या करेगा? रिएक्शन, यानी कि अभिक्रिया करेगा। और अभिक्रिया करे, कैसी अभिक्रिया करेगा? विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया करेगा। इसका नियम हम क्या बताए थे कि जो अधिक अभिक्रियाशील तत्व है वो कम अभिक्रियाशील तत्व को हटा देता है, विस्थापित कर देता है। तो ये लोहा से कम अभिक्रियाशील है, इसको हटा देगा, यहां आ जाएगा और ये यहां पे जाके मिल जाएगा। देखिए इधर लिखे हम FeSO4, क्योंकि ये Cu को हटा दिया और Fe जाके यहां बैठ गया, क्या बन गया? FeSO4, और Cu क्या हुआ? इसको अलग कर दिया। क्या कर दिया? इसको अलग कर दिया। अब बताइए, जब लोहा इसमें मिल गया तो लोहा कलर कैसा होता है? भूरा रंग का। लोहा कलर कैसा होता है? भूरा रंग का। तो वो जो घोल बन जाएगा, कैसा बन जाएगा? भूरे रंग का हो जाता है, और लोहा कॉपर सल्फेट के घोल में से कॉपर को विस्थापित कर देता है, अर्थात कॉपर को अलग कर देता है। क्या कहते हैं? कॉपर को अलग करता है। देखिए अब यहाँ पे घोल क्या बचा? ये घोल बचा फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट। इसका नाम क्या है? फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट, है ना। देखिए तो आयरन सल्फेट। अब फिर जब लोहा इस घोल में मिल गया, इस घोल का रंग अब कैसा हो जाएगा? भूरा कलर का हो जाएगा। क्यों होगा भूरा कलर का? क्योंकि लोहा ही भूरा कलर का होता है, इसलिए इसका रंग हो गया भूरा कलर का हो गया है। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए। उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं? उत्प्रेरक होता क्या है? उत्प्रेरक एक वैसा पदार्थ है, वो रासायनिक अभिक्रिया भाग तो लेता नहीं है, लेकिन अभिक्रिया को घटा या बढ़ा देता है। अभिक्रिया को घटा देता है या फिर बढ़ा देता है। वही लिखे हैं, वैसी पदार्थ जो स्वयं रासायनिक प्रतिक्रिया यानी कि अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, लेकिन प्रतिक्रिया के वेग को बढ़ाते या घटाते हैं, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। मान लिया जाए कि दूध से जब दही बनता है, दूध से जब दही बनता है तो उसमें क्या होता है? उसमें नींबू का रस, या जो जिसको हम लोग बोलते हैं जोरन बोलते हैं, है ना। नींबू का रस अगर डाल देंगे तो क्या नींबू का रस जो है किसका काम किया? उत्प्रेरक का काम किया। वो अभिक्रिया को बढ़ाएगा चाहे वो घटाएगा अभिक्रिया, चाहे जल्दी जम जाएगा दही, चाहे लेट से ही दही जमेगा ना। तो वही क्या है? उत्प्रेरक है। यहाँ पे लिखे हैं C6H6 क्या होता है? बेंजीन। C6H6 बेंजीन। बेंजीन में क्लोरीन गैस को मिला दिए तो क्या बन गया? C6H5Cl और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की प्राप्ति हुआ। और यहाँ पे जो उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक क्या किया? इस अभिक्रिया को बढ़ाने का काम किया या घटाने का काम किया। इसी को हम लोग बोलते हैं उत्प्रेरक कहते हैं। अर्थात हम
किससे बता देते हैं आपको, यानी कि वैसी पदार्थ या वैसी वस्तु या वैसी चीज जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, लेकिन अभिक्रिया को चाहे बढ़ा देगा चाहे घटा देगा, इसी को हम लोग उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, चलते नेक्स्ट। देखिए, वायु में जलाने से पहले किसको, मैग्नीशियम रिबन, यानी मैग्नीशियम की जो फीता होता है उसको क्यों साफ किया जाता है। अगर हम मैग्नीशियम की फीता को अगर हवा की उपस्थिति में जलाएंगे तो उसको साफ पहले करेंगे तब जलाएंगे, क्यों, वजह क्या है? वजह देखिए ये है, यदि मैग्नीशियम रिबन वायु के संपर्क में रहता है, किसका संपर्क में, वायु के संपर्क में, नहीं हवा के संपर्क में जब रहता है तो उस पर सफेद रंग की मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जमा हो जाती है। उस पर क्या होता है, सफेद रंग की मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जमा हो जाता है। किस पर, मान लीजिए मैग्नीशियम की फीता है और इस पर क्या हो जाएगा, सफेद रंग का, इस पर सफेद रंग का जो है एक कलर जमा हो जाता है जिसको मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है जमा हो जाती है, जो मैग्नीशियम के फीता को जलने में अवरोध पैदा करती है। ये जो व्हाइट कलर का जो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो फीता को जलने नहीं देता है, इसलिए मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले सरेस कागज, मतलब सरेस कागज बुझते हैं जिससे हम लोग को लोहा के जंग को छुड़ाते हैं, उसको सरेस कागज बोलते हैं, उससे उसको साफ किया जाता है। मतलब समझ जाइए कि जब वो वायु की उपस्थिति में रहता है तो उस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत जमा हो जाता है, उस मैग्नीशियम ऑक्साइड के परत को हटाने के लिए हम लोग उसे सरेस कागज से रगड़ते हैं और उसको साफ करते तो वो जलना प्रारंभ होता है। देखिए अगला क्वेश्चन ये है, शोषण, मतलब जो हम लोग सांस लेते हैं, शोषण है ना, सांस जो हम लोग लिए, शोषण को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए, ध्यान दीजिएगा। शोषण को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इसलिए कहते हैं, यहाँ पे अभिक्रिया छूट गया है, अभिक्रिया इसलिए कहते हैं है ना कि जीव जंतु भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट लेता है, जो भी जीव जंतु है भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट लेता है, भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट लेता है और शोषण के रूप में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, माने सांस के रूप में क्या ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। तो जैविक क्रिया के फलस्वरूप जब वहां पे जैविक क्रिया होता है, जब जीव की क्रिया होती है तो वहां पे क्या होता है, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा तथा ऊष्मा निकलती है, यानी हमारे शरीर में जल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऊर्जा और ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा निकलती, धा निकलती है। देखिए जब हम लोग कोई काम को करते हैं उस समय, या फिर दौड़िए, रनिंग कीजिए सुबह सुबह, देखिए अगर आपका समय कोई छू लेगा ना, बोले बाप रे कितना गर्म है आपका शरीर, बुखार उखार है क्या, नहीं बुखार नहीं है, वो क्या, वो ऊष्मा जो हम दौड़ रहे हैं ना उससे ब्लड गर्म हो रहा है, और गर्म होने पर मेरा शरीर हीट हो गया जिससे कि ऊष्मा वो निकलती है। इसलिए शोषण एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, और हम इसका परिभाषा में क्या लिखें, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिससे ऊष्मा निकलती है, जिससे ऊष्मा निकलती है उसमें ऊष्मा शोषी, उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, सॉरी क्षेपी कहते हैं, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और जिसमें ऊष्मा देकर अभिक्रिया कराया जाए उसको ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। बोलिए क्लियर हो गया, चलिए आगे। आगे में यह है कि संतुलित और असंतुलित समीकरण में क्या अंतर है। देखिए संतुलित और जो असंतुलित रासायनिक समीकरण है उसमें अंतर क्या है। तो आप लोग को संतुलित रासायनिक समीकरण पढ़ा चुके पीछे में, और असंतुलित पढ़ा चुके हैं। तो अंतर का भी पूछे तो अंतर का मतलब होता है डिफरेंट। डिफरेंट क्या है, दोनों में अलग अलग गुण क्या है उसी के बारे में बताना है, दोनों का अलग अलग गुण के बारे में बताना है। तो देखिए अगर अंतर मालूम अगर नहीं हो तो अगर परिभाषा मालूम हो तो उस परिभाषा को लिख दीजिए, वही उसका अंतर हो जाएगा।
तो इसका अंतर हमको मालूम नहीं है, क्योंकि इसका अंतर होता ही नहीं है, परिभाषा इसका अंतर होगा। देखिए, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें प्रतिकारक, ये हम बता चुके हैं, फर्स्ट दिन ही बताए थे। तो प्रतिकारक होता क्या है? प्रतिकारक जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, इसको प्रतिकारक कहते हैं, है ना। उसके बाद में क्या है, और ये जो है अभिक्रिया होने के बाद जो बना, इसको क्या बोलते हैं? प्रतिफल। चल, इसको प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। आया बात समझ में? या बोला क्या गया है? ध्यान दीजिए कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें प्रतिकारक, ये क्या हो गया? प्रतिकारक। ये क्या हो गया? प्रतिकारक, ठीक है। या अभिकारक, इसका एक नाम और है, अभिकारक भी इसका नाम है ना। ध्यान रखिएगा, अभिकारक भी है इसका नाम। प्रतिकारक और प्रतिफल में प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो। क्या हो? समान होती है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा आराम से। हम क्या बोले? प्रतिफल और प्रतिकारक, प्रतिफल और प्रतिकारक दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो, बराबर हो, है ना। इन सिखाए हैं। देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, Fe कितने यहां पे हैं? Fe1, Fe1, इधर Fe कितने हैं? 1। अरे एरो किस पर कितने हैं? 1 है ना, 1 हो गया। अब Cu कितने हैं? 1। यहाँ पे Cu कितने हैं? 1, 1 है ना। इधर भी Cu1, इधर भी Cu1। इधर SO4 कितने? 1, इधर भी SO4 1। या तो ऐसे भी देखिए, इधर एक S1, इधर भी S1, O4, इधर भी O4। जब दोनों तरफ प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या समान हो, उसे क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब दूसरा में क्या है? असंतुलित में अंतर। वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें प्रतिकारक और प्रतिफल में प्रत्येक तत्वों के परमाणु की संख्या समान नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं? असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। मैंने कहने का मतलब यह हुआ, प्रतिकारक यानी कि अभिकारक और प्रतिफल अर्थात उत्पाद दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखिए, Ag कितने हैं यहाँ पे? Ag1, इधर Ag कितने हैं? 1। Ag तो बराबर है, लेकिन कम बेशी Cl कितने हैं? Cl1, इधर Cl कितने हैं? ये दोनों है ना। इधर Cl कितने हैं? Cl2 है। Cl कितने? क्या दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर है? नहीं है, इसलिए क्या है? असंतुलित रासायनिक समीकरण है। यही इसमें डिफरेंट है। हम क्या लिखेंगे? दोनों अंतर। वैसी रासायनिक समीकरण जिसमें प्रतिकारक और प्रतिफल दोनों में प्रत्येक तत्वों के परमाणु की संख्या समान हो, उसे क्या कहते हैं? संतुलित। समान हो संतुलित, और समान नहीं हो असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। बस यही अंतर, इसमें कोई अंतर नहीं है। चलिए नेक्स्ट ये है, ध्यान दीजिएगा, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। क्या बोला गया है कि इस अभिक्रियाओं के लिए, इन अभिक्रियाओं के लिए एक समीकरण भी लिखना है। क्योंकि वियोजन और संयोजन, पहले इसका अर्थ समझना है। वियोजन और संयोजन क्या होता है? देखिए, वियोजन और संयोजन, ये दो का अर्थ समझना है, और सब समझ जाएंगे हम लोग। वियोजन का मतलब हम लिखा है परिभाषा, वैसी रासायनिक समीकरण जिसमें एक यौगिक टूटकर दो यौगिक का निर्माण, दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण करे, या दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करे, उसे वियोजन कहते हैं। माने एक है, एक कोई मान लीजिए एक कलम है ना, एक कलम है, इस कलम को हम तोड़ दिए, टुकड़ा टुकड़ा कर दिए, है ना, टुकड़ा टुकड़ा कर दिए, ये क्या हो गया? वियोजन अभिक्रिया।
ये क्या हो गया? वियोजन अभिक्रिया। अगर इस कलम टुकड़ा टुकड़ा इसको जोड़ दिए, क्या हो गया? संयोजन अभिक्रिया। बस इतना ही अंतर है। यहां लिखे हैं वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों के द्वारा एक पदार्थ का निर्माण होता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। पहले संयोजन की परिभाषा, ठीक है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों के द्वारा एक पदार्थ का निर्माण, कितने पदार्थ का? एक पदार्थ का निर्माण होता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए CaO H2O CaOH होल ट्वाइस प्लस उष्मा। उष्मा अगर नहीं भी लिखे कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो समझिएगा इस जगह क्या लिखा गया है। CaO कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन की जब अभिक्रिया हुआ तो क्या बन गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है? अब बताइए ये दोनों जुटा तब ने बना। परिभाषा में क्या बोला? जब दो या दो से अधिक पदार्थों के द्वारा किसका निर्माण हो? एक नए मात्र ओनली फॉर एक पदार्थ का निर्माण हो, एक पदार्थ का निर्माण हो, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। NH3 क्या होता है? NH3 क्या होता है? कौन बताइएगा? NH3 क्या होता है? देखिए NH3 होता है अमोनिया। अमोनिया, ध्यान दीजिए, पढ़ने पर ध्यान दीजिए। अमोनिया, ठीक है, अमोनिया होता है। NH4 अमोनियम, अमोनियम, ये ध्यान रखना है। NH3 अमोनिया, NH4 अमोनियम, बस इतनी अंतर रखना है। NH3 अमोनिया, NH4 अमोनियम। तो जब अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जब अभिक्रिया हुआ तो क्या बन गया? अमोनियम क्लोराइड बन गया। ये कितने पदार्थ हैं? एक पदार्थ ना, अमोनियम क्लोराइड एक पदार्थ। इधर कितने पदार्थ हैं? एक और एक, दो पदार्थ। जो दो पदार्थ मिला, अब मिलकर कितना बना? एक। हो गया संयोजन। क्या हो गया? संयोजन। अब देखिए उसी का विपरीत क्या होगा। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ से दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण होता है, उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए जस्ट वही समीकरण CaCO3 कि जब अभिक्रिया हुआ तो क्या बन गया? CaO कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। जब कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया हुआ तो क्या बन गया? तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग गर्म करते हैं ना, क्या कहते हैं? गर्म करते हैं, तो क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। आप लोग देखे होंगे जब चूना को हम लोग गर्म करते हैं, ये किसका अनुसूत्र है? चूना पत्थर का। तो चूना को जब हम लोग गर्म करते हैं पेंट करने के लिए, पुताई करने के लिए, तो क्या होता है? पानी उसमें डालते हैं। अरे पानी डालते हैं ना, हल्का सुसुम पानी डालते हैं, तो क्या वो गर्म होना अपने गर्म होता है, डबकता है। और डबकने के बाद क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग चूना जिससे हम लोग पोतते हैं, और उसे एक धुआं निकलता है जिसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस बोलते हैं। अब एक से दो को बना, क्या हो गया? वियोजन। फिर देखिए फेरस सल्फेट, फेरस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसका निर्माण कर दिया। अतः अब हम बोलेंगे, अतः वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के बिल्कुल विपरीत है। विपरीत कैसे हुआ? अरे भाई संयोजन में जुड़कर नया बना, इसमें टूटकर नया बना, ये विपरीत है। इसमें संयोजन में जुड़ता है और वियोजन में टूटता है, बस ये तो है कंडीशन, ये विपरीत है। चलते हैं नेक्स्ट में यह है विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है। इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखें।
देखिए, एक होता है विस्थापन अभिक्रिया, एक होता है विस्थापन अभिक्रिया, दूसरा होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन में एक पदार्थ विस्थापित होता है, एक पदार्थ को इधर से उधर उठा के पटक देता है, उसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। और जिसमें दो पदार्थ का विस्थापित हो, दो पदार्थ टूटे और जुटे, उसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखे वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को यौगिकों से हटा देती है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। समझिए, अब Cu जो है कम अभिक्रियाशील वाले तत्व हैं और Zn जो है Cu से ज्यादा अभिक्रियाशील वाले तत्व है। Cu से ज्यादा अभिक्रियाशील कौन है? Zn है। अब Zn क्या करेगा? Cu को हटा देगा, इसको विस्थापित कर देगा, इसको विस्थापित कर देगा। अब जब विस्थापित करेगा ये जगह ले लेगा यहाँ पे और ये जगह ले लेगा यहाँ पे। देखिए क्या बन गया, और जब ये सटेगा इसमें तो ZnSO4 बनेगा। क्या बनेगा? ZnSO4 बनेगा। और Cu क्या हो जाएगा बेचारा? ये अलग। विस्थापित माने होता है अलग करना, विस्थापित का मतलब क्या होता है? अलग करना। इसको ये अलग कर दिया, ठीक है। दूसरा है CuSO4, CuSO4 Pb। देखिए पीबी में क्या होता है? लेड। पीबी में लेड, सीसा। ये कॉपर सल्फेट, जब कॉपर सल्फेट में लेड को डाला जाता है तो लेड क्या ज्यादा अभिक्रियाशील है? किससे? कॉपर से। किससे? कॉपर से। तो कॉपर को ये विस्थापित कर देगा और लेड अपना स्थान सल्फेट के साथ में ग्रहण कर लेगा। क्या बन गया? लेड सल्फेट। लेड सल्फेट और कॉपर को अलग कर दिया गया। इसको क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं इसको? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा क्या है? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के यौगिकों के बीच मूलक या समूहों का आदान प्रदान होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि जिसके बीच दो मूलक या समूह का आदान प्रदान होता है। दो, हम फर्स्ट में बोले थे दो का आदान प्रदान होता है, दो वस्तु, दो पदार्थ का आदान प्रदान होता है, उसी को हम लोग द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए NaSO4 BaCl2। अब यहां देखिए क्या करेगा, Ba जो अपना स्थान ग्रहण कर लेगा यहां, और Na क्या चल जाएगा यहाँ पे, ये क्या बन जाएगा? देखिए बन जाएगा BaSO4 प्लस NaCl, Na2Cl2 इन बनेगा। अब ये 2 खत्म हो जाएगा, क्या बच जाएगा? BaSO4 NaCl, या क्या लिखे? BaSO4 बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो आप लोग को एग्जाम में अगर पूछ दिया जाए क्या बना दीजिएगा? बन जाएगा ना, क्योंकि दो को अगर विस्थापन हो तो द्विविस्थापन। अगर एक का विस्थापित हो, एक को हटा रहा है, कहीं पटक रहा है, उसको क्या हो जाएगा? एकल विस्थापन। क्लियर है? चलते हैं आगे। अब दहन होता क्या है? दहन क्या है? दहन कहते किसको है समझना है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दहनशील पदार्थ। अब दहनशील पदार्थ आगे बीच में, दहनशील पदार्थ होता क्या है थोड़ा समझिएगा। जो पदार्थ जले, जो जलता है, जैसे हम लोग हो गए, क्या हम लोग दहनशील पदार्थ नहीं है? क्या हम लोग नहीं जलते हैं? अरे मानव लोग नहीं जलता है? जलता है ना। तो हम लोग क्या हो गए? दहनशील पदार्थ। लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, है ना, ये सब है क्या? दहनशील पदार्थ है। दहनशील पदार्थ को ऑक्सीजन गैस, अब देखिए ऑक्सीजन गैस क्या, बताइए थोड़ा समझिएगा। क्या कोई ऐसा पदार्थ है जो कि ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में जलता है? श्वेत फास्फोरस? नहीं, वो भी नहीं, वो भी नहीं है। वो भी ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो ही जलेगा, ठीक है। कोई ऐसा पदार्थ है ही नहीं कि ऑक्सीजन के बिना वो जलना प्रारंभ हो जाए। कोई पदार्थ ऐसा नहीं है। लकड़ी भी, लकड़ी को हवा एक रूम में रख दीजिए, हवा निकाल लीजिए कोई पंप के द्वारा, माचिस मारे, माचिस हाथ में जलेगा, वहां पे तिल्ली भी नहीं जलेगा, क्योंकि वहां ऑक्सीजन है ही नहीं, तिल्ली जलने वाला नहीं है। तो कोई भी दहनशील पदार्थ है
जब तक उसमें ऑक्सीजन गैस नहीं रहेगा उस जगह पर तो वो जलेगा नहीं। तो वही लिखे वैसी रासायनिक अभिक्रिया या वैसा अभिक्रिया जिसमें दहनशील पदार्थ को ऑक्सीजन गैस के उपस्थिति में, किसके उपस्थिति में, ऑक्सीजन गैस के उपस्थिति में जलाने से उष्मा और प्रकाश उत्पन्न होती है, उसे दहन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप लोग सब प्रयोग किए भी होंगे, देखे भी होंगे और सब वंचित भी हैं। क्या वंचित नहीं है? अरे चूल्हा होता है ना घर का, जो खाना बनता है ना, जब लकड़ी जब लगाते हम लोग चूल्हा में तो क्या होता है, तो आग जब लहरता है, देखिए वहां पे क्या होता है, धाह निकलता है, धाह निकलता है ना। जब धाह निकलता है उस जगह और उसके अगल बगल में लाइट भी होता है ना, लाइट नहीं होता है, लाइट भी होता है। उससे क्या, जब दहन होती है तो दो चीज मिलता है, क्या, उष्मा और प्रकाश की प्राप्ति होती है मुझे, इसी को हम दहन कहते हैं। इसी को दहन मुख्यतः 4 प्रकार करते हैं। दहन जो है मेन रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, स्वतः दहन। ये क्या है, स्वतः दहन। वैसी दहन की वैसी प्रक्रिया या वैसी क्रिया जो बिना बाहरी ताप का संपन्न हो जाता है, उसे स्वतः दहन कहते हैं। उसे स्वतः दहन कहते हैं। कहने का मतलब यह हुआ उसको बाहरी टेम्परेचर की जरूरी नहीं है। इसे क्या कहते हैं, स्वतः दहन। श्वेत फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस का टेम्परेचर हो या ना हो, ठंडी हो, 0 डिग्री सेल्सियस भी हो, उसको खाली खोल दो, ऑक्सीजन को बस मिला दो, जलना प्रारंभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, श्वेत फास्फोरस का जैसे हो जाएगा। मंद दहन, दहन की वैसी क्रिया जिसमें उष्मा निकलती तो है लेकिन प्रकाश नहीं निकलती है, उसे मंद दहन कहते हैं। इसका उदाहरण क्या होगा, वैसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा तो निकलता है, ताप निकलता, धाह निकलता, लेकिन प्रकाश नहीं निकलता है, उसे क्या कहते हैं, मंद दहन। या कोयला में नहीं निकलता है, कोयला प्रकाश नहीं निकलता है, प्रकाश निकलता है। अब देखो क्या है, देखो देखना समझना, क्या हुआ, श्वास शोषण, शोषण जो है एक मंद दहन है। ये क्या है, मंद दहन। सांस जब लेते हैं ना, हमारे शरीर में आग लगता है, आग लगता है, इसीलिए शोषण कारण ही हमारा टेम्परेचर हाई होता है, लो होता है, शोषण के ही कारण। तो शोषण क्या है, एक मंद दहन है। ये क्या है, मंद दहन है। जल तो रहा है लेकिन प्रकाश उत्पन्न नहीं हो रहा है, हीट हो रहा है, शरीर हीट हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर हो रहा है, लेकिन उष्मा नहीं निकल रहा, प्रकाश नहीं निकल रहा है। आया बात समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन, द्रुत दहन। वैसी दहन की वैसी क्रिया जो बहुत कम ताप और अल्प समय में संपन्न हो जाता है, उसे द्रुत दहन कहते हैं। द्रुत दहन क्या हुआ, दहन की वैसी क्रिया जो बहुत कम समय में, थोड़ा ही समय में, अल्प समय में और अल्प समय में संपन्न हो जाती है, उसे द्रुत दहन कहते हैं। मान लीजिए पेट्रोल, क्या, पेट्रोल। अब बताइए पेट्रोल क्या है, ये कम ताप पर, कम टेम्परेचर में और अल्प समय में आग पकड़ लेता है, पकड़ता है नहीं पकड़ता है? जितना हमको लकड़ी पकड़ाने में धा देना पड़ता है, क्या लगता है, खाली माचिस मार के फेंकेंगे आग बबूला हो जाएगा, है ना, 10-15 घर जला देगा। तो ये क्या है, पेट्रोल हो गया। विस्फोट दहन, दहन की वैसी क्रिया जिसमें उष्मा और प्रकाश के साथ साथ आवाज भी निकलती है, उसे विस्फोट दहन कहते हैं। तो समझिएगा क्या हुआ, दहन की वैसी क्रिया जिसमें उष्मा, उष्मा माने धाह, और प्रकाश भी निकलता है, लाइट भी निकलता है, लेकिन साथ साथ में बम आवाज भी निकलेगा, उसे क्या कहते हैं, विस्फोट दहन कहते हैं। जैसे में आप लोग तो फोड़े होंगे ना, क्या दीपावली में, छठ पूजा में, क्या पटाखा, अरे अभी तो शादी ब्याह हुआ था ना, नहीं हुआ था शादी ब्याह, और तो फोड़ा ही होगा तुम लोग, नहीं फोड़ा था,
तो उसमें क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, आप जो पटाखा फोड़ते हैं देखिएगा, जब हम लोग माचिस जब मारते हैं उसमें उष्मा पहले वो लहरेगा, उस जगह लाइट, अंधेरा जब फोड़े उससे लाइट भी होता है, उस जगह लाइट भी होता है, और लाइट जब होता है लेकिन क्या करता है, ब्राम से आवाज भी करता है, करते हैं ना आवाज, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विस्फोट दहन कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, विस्फोट दहन कहते हैं। बोलिए यहां तक सबको समझ में आ गया है, सबको समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं यहां तक, उम्मीद है किसी को डाउट नहीं है, डाउट है किसी को, बोलो नहीं है। आगे अब है श्वसन, यानी जो हम लोग सांस लेते हैं, श्वसन एक मंद दहन है। कैसे श्वसन जो है मंद दहन है, क्यों, अभी जस्ट हम बोले कि श्वसन क्या एक मंद दहन है, नहीं बोले थे उदाहरण में, क्यों है, वजह क्या है, क्वेश्चन आ गया और बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। श्वसन मंद दहन है क्योंकि जीव जंतुएं भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट, जब हम लोग खाना खाते हैं तो क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या है, तत्काल ऊर्जा, तत्काल ऊर्जा है। क्योंकि अगर हमको भूख लग गया है, पूरा जोर से भूख लग गया, तो क्या होता है, हमारे शरीर काम करना बंद कर देता है, करता है काम, कहता है वो बैठ जाए ना, आराम कर ले, खाना मिल जाए अच्छा रहेगा, तब काम होगा। और भाई बताओ कितना वो एनर्जी वाला चीज है, कुछ खाओ, अरे डालो ना, पार जो ही होगा तो फटाफट कर लेंगे हम, क्या होता है, क्या एनर्जी मिलना चालू, इतना कार्बोहाइड्रेट पावरफुल होता है। और तो श्वसन के रूप में ऑक्सीजन, यानी जब हम लोग सांस लेते हैं तो सांस में क्या लेते हैं, ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड ना, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। तो जैविक क्रिया के फलस्वरूप जल, जब जैविक क्रिया जब होती है तो वहां पर क्या उत्पन्न होता है, जल उत्पन्न होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है, और क्या क्या, उष्मा भी क्या निकलता है, उष्मा और ऊर्जा भी निकलती है, लेकिन प्रकाश नहीं निकलती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि श्वसन एक मंद दहन है, धीरे धीरे जलने वाला दहन है ये, है ना। आया बात समझ में आपको, बिल्कुल आ गया होगा। देखिए ज्वलन ताप से आप क्या समझते हैं, ज्वलन ताप होता क्या है, ज्वलन ताप का मतलब ये होता है कि जिस ताप पर, जिस धाह पर, जिस टेम्परेचर पर कोई वस्तु जलना प्रारंभ करे, कोई वस्तु जलना प्रारंभ करे, जलना शुरुआत करे, उसी को क्या बोलते हैं, ज्वलन ताप कहते हैं। वह न्यूनतम ताप जिस पर दहनशील पदार्थ जलना प्रारंभ होती है, तो उस न्यूनतम ताप को ज्वलन ताप कहते हैं। चलिए क्या दिक्कत है किसी को, नहीं ना दिक्कत है, आगे बढ़े, चलिए आगे। आगे में ये क्या है तो समझिएगा, दहन के आवश्यक शर्त को लिखें। क्या बोला है, दहन के लिए आवश्यक शर्त क्या है, इसके बारे में जानना है। तो कोई भी चीज को जलने के लिए तीन चीज की आवश्यकता पड़ती है, तीन चीज की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। वो क्या क्या है, ध्यान दो। दहन के लिए तीन आवश्यक शर्त निम्न इस प्रकार है, क्या क्या है, ध्यान देना है। पहले तो दहनशील पदार्थ होना चाहिए। अगर मान लिया जाए हम पत्थर को ले आए तो खूब पेट्रोल डाल दें और माचिस पर माचिस मारे, क्या पत्थर जलेगा, पत्थर जलने वाला है, बिल्कुल जलने वाला नहीं है। उस दहनशील, दहन के लिए नियम पहला क्या है, पहले दहनशील पदार्थ होना चाहिए, जलने वाला पदार्थ होना चाहिए, ना कि जो जलता नहीं उसको धर दो और माचिस मारते रहो, जलने वाला ही नहीं है, जलेगा, बिल्कुल नहीं जलेगा। पहला क्या हुआ, दहनशील पदार्थ का होना अति आवश्यक है। दूसरा क्या है, दहन के पोषक, पोषक पदार्थ की उपस्थिति। अब दहनशील पदार्थ तो है, अब वो पदार्थ है कैसा, उसे पोषक है कैसा, जल, देखिए एक शायद हमको याद तो नहीं उतना है, एक लकड़ी होती है, और वो कितने सूखा हुआ हो, कितने सूखा हुआ हो तो जलता नहीं है, जलता नहीं है। शायद उसका नाम परास, उसका नाम है शायद, परास की लकड़ी शायद, कैसे कहता है, कच्चे कौन तो लकड़ी बोलता है, हमको इस लैंग्वेज में भूल गए हैं कि मैंने सुखल परास रखे उपास, अरे कौन चीज है ना, भूल लकड़ी का नाम भूल रहे हैं। कितना ही भी सूखा हुआ लकड़ी रहेगा, परास का लकड़ी जलता सही से नहीं है, ठीक ना। तो क्या होना चाहिए, उसमें पोषक पदार्थ की आवश्यकता होती है, यानी कि वो जलने वाला पदार्थ होना चाहिए, उसमें जलने का गुण होना चाहिए, जलने का गुण होना चाहिए।
नंबर लास्ट क्या है, ज्वलन ताप की प्राप्ति। जब तक उसको जलाने वाला पावर नहीं मिलेगा तो जलने वाला नहीं है। मान लीजिए एक कागज हम ले लिए, तो कागज में एक माचिस की तिल्ली मैंने जलाएंगे, जलना वो प्रारंभ हो गया, यानी कागज का जलने का ज्वलन ताप क्या हुआ, एक माचिस की तिल्ली के बराबर। एक माचिस के तिल्ली के बराबर। एक अगरबत्ती ले लिए हम, उसे माचिस मारे पकड़ लिया, जलना प्रारंभ, यानी अगरबत्ती जो है उसका ज्वलन ताप क्या, एक माचिस की तिल्ली के बराबर। अब हम ले लिए एक लकड़ी, अब लकड़ी में जलाएंगे, माचिस को लगाएंगे, क्या आग पकड़ेगा, बिल्कुल नहीं। इसमें क्या देना पड़ेगा मुझे, पेट्रोल, पेट्रोल ना, या अल्कोहल, अल्कोहल से भी जलता है ना, शुद्ध अल्कोहल होना चाहिए, फिर आग पकड़ लेगा। तो क्या होना चाहिए, ज्वलन ताप की प्राप्ति होना चाहिए, यानी उसके लेवल में ताप होना चाहिए। मान लिया जाए कि ज्वलन ताप की प्राप्ति का मतलब क्या होता है, मान लिया आप लोग 10th क्लास में हैं, 10th क्लास में हैं, और आपको हम अगर 9th क्लास का सिलेबस पढ़ावे, क्या आपका लेवल यही है, आपका लेवल ये नहीं है, पढ़ने का लेवल आपका ये नहीं, आपका लेवल ये है, तो ही आप एग्जाम में क्वालिफाई होइएगा, क्वालिफाई बिल्कुल नहीं होइएगा, है ना। अगला क्वेश्चन, ज्वाला। अब ज्वाला होता क्या है, ध्यान से देखिएगा, ज्वाला क्या होता है। ज्वाला लालटेन डिबिया आप लोग जलाए होंगे, तो जब लालटेन या डिबिया जलता है ना, इस तरह एक गैस का आवरण होता है, पता है ना, गैस का आवरण जलता है इस तरह। तो ये जो ज्वाला है, जो गैसों का आवरण, वो होता कुछ भी नहीं है, वो एक गैस का आवरण है। क्या, गैस का एक आवरण है। जलती हुई गैसों के आवरण को ज्वाला कहते हैं, जलती हुई गैसों के आवरण को ज्वाला कहते हैं। बोलिए आगे समझ में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, 2-4 क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको हम लोग देख ही लेते हैं। द्रवित पेट्रोलियम गैस क्या होता है, द्रवित पेट्रोलियम गैस होता क्या है, समझिए थोड़ा सा। जब पेट्रोलियम से प्राप्त असंघनित गैस में, मैंने संघनित मैंने जमा हुआ गैस होता है, लेकिन असंघनित होता है, जब इसमें एथेन और प्रोपेन और नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन मिलाया जाता है, आइसोब्यूटेन मिलाया जाता है, तो इस गैसीय मिश्रण को द्रवित पेट्रोलियम गैस अर्थात एलपीजी गैस कहते हैं। क्लियर है। अगला है विकृत गंधिता, और एक पूछेगा विद्युत गंधिता, दोनों में अंतर है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो समझना है। विकृत गंधिता क्या होता है, जब वसा युक्त मतलब जिसमें वसा हो, या तेलीय खाद्य पदार्थों को, जो तेल से बना हुआ खाद्य पदार्थ है, उसको वायुमंडल में रखा जाता है। माने उस पदार्थ को, उस खाद्य पदार्थ को अगर हम वायुमंडल में खुली हवा में रख दें, तो वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया, किससे भाई, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने के बाद ऑक्सीकृत हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है, तथा हानिकारक गंध उत्पन्न करती है। इस हानिकारक गंध को विकृत गंधिता कहते हैं। इस हानिकारक गैस को क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। देखिए विकृत गंधिता समझिए थोड़ा सा क्या होता है। जैसे कि हम लोग खाना जब बनाते हैं ना, जो खाना कुछ देर के लिए, एक 12 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा जब हो जाता है, तो भोजन खराब होना शुरू हो जाता है, होता है ना, और उसमें गंध आने लगता है। क्या आने लगता है, गंध आने लगता है। उसी को जो वो गंध जो आने लगता है, जो हम लोग चावल अगर बनाते हैं, चावल में सुबह बनाए, अगर शाम तक होते दिखा, उसमें गंध आता है ना, उसी को विकृत गंधिता कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, विकृत गंधिता। नेक्स्ट, विद्युत गंधिता। जब विद्युतीय उपकरण विद्युत धारा के प्रभाव से, किसके प्रभाव से, विद्युत धारा के प्रभाव से जलकर नष्ट हो जाती है। सुनिए, कोई भी अगर उपकरण हो, मान लीजिए पंखा, मान लीजिए पंखा ले लिए, फ्रिज ले लिए, कूलर ले लिए, बहुत सारा उपकरण है, विद्युत मोटर हो गया, ठीक ना।
तो जलकर अगर नष्ट हो जाता है, जल जाता है, तो जलने के बाद में क्या होता है, उस जगह सेंट निकलता है, गंध निकलता है, निकलता है ना। तो हम लोग क्या बोलते हैं भाई, ये सुनते हैं ना तो बोलते हैं अरे भाई मोटर पंख जल गलो, नहीं बोलते हैं, पंखा जल गया इसलिए गंध दे रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वही हानिकारक गंध को विद्युत गंधिता, जो हानिकारक जो गंध निकल रहा है इसी को विद्युत गंधिता कहते हैं। बोलिए समझ में आ गया सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ाएंगे। चलिए आज ये तक रहेगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। जय हिंद जय भारत।